हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, वापस लौट आइए इस संघर्ष की दुनिया में, क्योंकि वक्त आ चुका है कामयाबी हासिल करने का। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कामयाबी कभी हासिल होती नहीं, इसे हमें हासिल करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आज हम आप सभी के बीच उपस्थित हो चुके हैं। और आइए दोस्तों, हम उन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को मिल करके आज हम सॉल्व करेंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज की जो आपकी मेहनत होगी, आज की दोस्तों जो आपका संघर्ष होगा, उस मां के लिए संघर्ष होगा जो दोस्तों हमें जीतता हुआ देखना चाहती है, जो दोस्तों एक उम्मीद लगाए बैठी है। उसके उम्मीद को पूरा करने के लिए दोस्तों आज हम मिल करके मेहनत करने वाले हैं। क्या दोस्तों, आज हम मिल करके मेहनत करेंगे। और सुनना दोस्तों, अंधेरा क्या खाक रोकेगा मेरा रास्ता, अरे मैं सूरज हूं और हर रोज निकलता रहूंगा, अगर है किसी में दम तो रोक के दिखाए। बस दोस्तों, आपको क्या करना है दोस्तों, पूरे आनंद के साथ इस क्लास को देखना है और अपने नोटबुक और कलम को अपने पास रखना है। हर पॉइंट को दोस्तों क्या करना है, आपको नोट करना है और उसको याद कर लेना है। और तब तक आपको याद किए रखना है दोस्तों, जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए। तो चलिएगा दोस्तों, उसी मां के सामने शीश झुकाते हुए उसके आशीर्वाद से आज हम इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। और देखिएगा, निकल करके आता है पहला क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिएगा दोस्तों इस प्रश्न को कि रेफ्रिजरेटर की जो क्षमता होती है किस राशि में इसको लिखी जाती है ना। जो रेफ्रिजरेटर है दोस्तों, इसकी क्षमता को किस राशि में लिखी जाती है, सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, टन में, आरपीएस में या डीबी में। तो दोस्तों फुल कॉन्फिडेंस के साथ इसका आंसर लगाइएगा टिक ऑप्शन नंबर बी को दोस्तों कि टन में। टी का मतलब क्या होता है, तो टी का मतलब होता है दोस्तों टन में। क्या दोस्तों, टी का मतलब होता है टन। अगर दोस्तों एग्जाम वाला आपसे पूछ ले कि टन का मतलब क्या है, एक टन में कितने केजी होते हैं, लिखिएगा दोस्तों, एक टन में होता है 1000 केजी। कितना दोस्तों, एक टन में 1000 केजी होता है, ये आप लिख लेना। सुनना दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में टन का अर्थ क्या होता है। क्या दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में टन का अर्थ क्या होता है, तो सुनिएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए कि 10 टन का आपका क्या है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर, क्या है दोस्तों, 10 टन का आपका रेफ्रिजरेटर है, तो जितना दोस्तों ठंडक उत्पन्न करेगा ये रेफ्रिजरेटर, ठंडक उत्पन्न करेगा दोस्तों 10 टन की रेफ्रिजरेटर, उतना ही ठंडक कौन उत्पन्न करेगा, इतना ही ठंडक दोस्तों 10 टन का आपका बर्फ का टुकड़ा, क्या दोस्तों, बर्फ का टुकड़ा उत्पन्न करेगी। इतना ही ठंडक है ना, जितना ठंडक आपका क्या उत्पन्न कर रहा है 10 टन की रेफ्रिजरेटर, उतना ही ठंडक 10 टन की बर्फ उत्पन्न करेगी। 10 टन का दोस्तों बर्फ का टुकड़ा उतना ही ठंडक उत्पन्न करेगा। तो फिर आप कहेंगे दोस्तों कि बर्फ का टुकड़ा तो काफी सस्ता होता है, तो ठंडक के लिए हम क्यों ना बर्फ का टुकड़ा ही काम में ले। तो आप अपने जगह पे बिल्कुल सही हैं, आप अपने जगह पे बिल्कुल करेक्ट हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा वैल्यू की ही वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू के अलावा भी किसी और चीज की वैल्यू होती है, और वही चीज आपके सामने आई है। सुनिएगा कि भले दोस्तों 10 टन का, क्या दोस्तों, भले 10 टन का बर्फ का टुकड़ा उतना ही ठंडक उत्पन्न करे जितना 10 टन का आपका रेफ्रिजरेटर उत्पन्न करेगा। लेकिन दोस्तों यहां पे बात क्या समझने वाली है, बात ये समझने वाली है कि आप सोचिए दोस्तों कि 10 टन का जो रेफ्रिजरेटर होगा, ये अगर आप अपने घर में लगाएंगे तो कितना जगह घेरेगी, ना के बराबर बहुत कम जगह घेरेगी। लेकिन आप खुद सोचिए दोस्तों कि 10 टन का बर्फ का टुकड़ा अगर जिस कमरे में आप रख देंगे तो वो पूरा कमरा ही दोस्तों बर्फ से कवर हो जाएगी। तो दोस्तों फिर आप कहां रहेंगे। इसीलिए दोस्तों हम 10 टन के बर्फ के टुकड़े को नहीं काम में लेंगे, हम काम किसको लेंगे दोस्तों, 10 टन का रेफ्रिजरेटर को काम में लेंगे। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 टन इसका करेक्ट आंसर होगा। और सुनना, आरपीएस किसकी होती है, तो दोस्तों ये मोटर की स्पीड है। क्या दोस्तों, ये मोटर की क्या है, मोटर की ये स्पीड होती है, जो आरपीएस में भी होती है और इसके अलावा दोस्तों आरपीएम में भी इसकी स्पीड होती है। और डीबी क्या है दोस्तों, सुनना, डीबी किसकी यूनिट होती है, तो लिखिएगा दोस्तों ये ध्वनि की यूनिट होती है। किसकी, ध्वनि की यूनिट होती है। लेकिन आपकी दोस्तों जानकारी के लिए और भी आपको जानना जरूरी होगा कि जो डीबी है ये और किसकी यूनिट होती है। तो सुनिएगा दोस्तों, जो रेक्टिफायर के द्वारा जो हमें आउटपुट प्राप्त होती है, उस आउटपुट का जो गेन होता है वो भी दोस्तों डेसिबल में ही होती है। क्या दोस्तों, यहां पे लिखता हूं दोस्तों, रेक्टिफायर के द्वारा प्राप्त आउटपुट, किसके द्वारा दोस्तों,
रेक्टिफायर के द्वारा प्राप्त आउटपुट का दोस्तों जो गेन होता है, क्या दोस्तों, जो गेन होती है इसको भी हम डेसिबल में ही डिनोट करते हैं। क्या दोस्तों, डेसिबल में इसको भी दर्शाया जाता है और ध्वनि भी दोस्तों डेसिबल में होती है। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी होती है, तो ये एनर्जी गैप की होती है। किसकी दोस्तों, ये एनर्जी गैप की होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सुनिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप की हो गई और टन दोस्तों रेफ्रिजरेटर की हो गई, आरपीएस मोटर की स्पीड हो गई और डेसिबल दोस्तों ध्वनि और रेक्टिफायर के द्वारा प्राप्त आउटपुट का जो गेन होता है वो गेन भी दोस्तों डेसिबल में होती है। ये है दोस्तों कंप्लीट इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ में देखिएगा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। और ध्यान रखिए दोस्तों, खेल में जीत कब होती है, जब खेल को अपने अंदाज में खेला जाता है। और दोस्तों अब की बार खेल अपने अंदाज में खेलेंगे और खेल में भी जीत होगी और जीतने का मजा भी आएगा। देखिएगा इसी के साथ में अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 है कि किन्हीं दो खंडित धातुओं को बिना गर्म किए आपसी जुड़ाव की प्रक्रिया को संभव बनाता है। वो दोस्तों कौन सा प्रोसेस है जो आपसी जुड़ाव की प्रक्रिया को संभव बनाता है। उपरोक्त सभी रिवेटिंग, रिवर्किंग या फिर दोस्तों सिल्डिंग, इसका कौन सा आंसर होगा, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके लिए दोस्तों बिल्कुल नया क्वेश्चन होगा और बिल्कुल दोस्तों ये यूनिक क्वेश्चन है। तो सुनिए, मैं इस यूनिक क्वेश्चन का दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करके लाया हूं। सुनिएगा कि रिवेटिंग क्या है। रिवेटिंग क्या है दोस्तों, रिवेटिंग के द्वारा हम क्या कौन सा कार्य करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है दोस्तों कि किन्हीं भी दो खंडित धातुओं को बिना गर्म किए हम जोड़ देते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिवेटिंग। और इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो सुनना दोस्तों, जो मोटर की पोल होती है, क्या दोस्तों, लिखिएगा अपने नोटबुक में, जो दोस्तों मोटर की क्या होती है, मोटर की पोल होती है। इस पोल को दोस्तों हम क्या करते हैं, पोल शेम्फरिंग करते हैं। पोल शेम्फरिंग किस लिए करते हैं, लिखिएगा दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, पोल शेम्फरिंग की जाती है। और पोल शेम्फरिंग किस लिए किया जाता है, एडी करंट लॉस को घटाने के लिए। तो इस शेम्फरिंग पोल को हम क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं। किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो दोस्तों इसको हम रिवेटिंग के द्वारा ही जोड़ते हैं। और इसके अलावा दोस्तों पोल फेस को भी, किसको दोस्तों, जिसको हम पोल शू कहते हैं, तो पोल शू को भी दोस्तों किसके द्वारा जोड़ते हैं, तो रिवेटिंग के द्वारा जोड़ते हैं। इसके अलावा और क्या है दोस्तों, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर की दोस्तों क्या होती है, जो ट्रांसफॉर्मर की कोर होती है जिसको सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, उसको भी दोस्तों कैसे ज्वाइंट करते हैं, हम रिवेटिंग के द्वारा ज्वाइंट करते हैं। तो कई सारे दोस्तों इसके अलग अलग उपयोग होते हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थानों पे इसके उपयोग लिए जाते हैं। तो रिवेटिंग ऐसा एक प्रोसेस है जिसको दोस्तों बिना गर्म किए ही हम इसको ज्वाइंट कर देते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ज्वाइंट हमें करना है हीट के द्वारा, तो फिर हम कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, उन प्रोसेस का नाम क्या है, तो नोट करना दोस्तों, उन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक को तो कहते हैं दोस्तों सोल्डरिंग, नोट कीजिएगा, एक को क्या कहते हैं सोल्डरिंग, फिर कहते हैं दोस्तों ब्रेजिंग, और क्या कहते हैं ब्रेजिंग। इसके अलावा लिखेगा वेल्डिंग, क्या दोस्तों, इसके अलावा होती है हमारी क्या, वेल्डिंग। ये जो सारे प्रोसेस है ना, ये दोस्तों ये भी क्या करते हैं, दो अलग अलग मटेरियल को आपस में ज्वाइंट करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस कब कंप्लीट किया जाता है, जब हीट साथ में हो, जब क्या दोस्तों, जब तापमान साथ में हो, तभी दोस्तों ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, अन्यथा नहीं होती है। फिर दोस्तों रिवेटिंग जैसे कार्य कंप्लीट होते हैं, फिर रिवेटिंग जैसे प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपके सामने सही हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, एब्सोल्यूट मापक यंत्रों के सीरीज में किस यंत्र को आयोजित किया जाता है। ऑप्शन पढ़िएगा, तापमान मीटर यानी कि ताप मीटर, टेजेंट मीटर, वोल्ट मीटर या आवेश मीटर। इसका आंसर क्या है, बस आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि ताप मीटर होगा, टेजेंट मीटर होगी, वोल्ट मीटर होगी या आवेश मीटर होगी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेजेंट मीटर ही है दोस्तों जो इसका सही आंसर माना जाएगा। अब देखिएगा, जो टेजेंट मीटर है ना, अगर दोस्तों एग्जाम वाला आपसे पूछ ले कि टेजेंट मीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आप लिखे दोस्तों ये गैल्वेनोमीटर होती है। कौन सी दोस्तों, ये गैल्वेनोमीटर ही जो होती है, यही दोस्तों हमारी क्या होती है, टेजेंट मीटर होती है। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि जो गैल्वेनोमीटर होती है ये किस इंस्ट्रूमेंट का प्रकार है, तो फिर आप लिखना दोस्तों रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन सी दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग प्रकार की इंस्ट्रूमेंट होती है ना,
रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आती है, जो आपकी गैल्वेनोमीटर होती है। और ये गैल्वेनोमीटर काम क्या करती है ये भी तो जानना जरूरी है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करती है दोस्तों, किसी एक परिपथ के अनेक ब्रांच में प्रवाहित हो रहे करंट की संतुलन की स्थिति को बताता है। किसकी दोस्तों, ये संतुलन की स्थिति को बताता है। नोट करना, संतुलन की स्थिति को कौन बताती है अगर आपसे कहा जाए तो आप बताना दोस्तों, ये गैल्वेनोमीटर का ही काम है। अगर आप पूछेंगे कि इसका यूज कहां पे किया जाता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज में, एक पॉइंट और लिखना दोस्तों, कहां पर इसका उपयोग किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में। और इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, कहां पर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में भी इसका काम दोस्तों बहुत किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। और इसके अलावा दोस्तों किसी भी परिपथ में प्रवाहित हो रहे करंट को क्या करता है दोस्तों, करंट की उपस्थिति को बताती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट इसका आंसर हो गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, हौसले अपने बुलंद कर, मंजिल तेरे करीब है, बस तू आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। क्योंकि दोस्तों नसीब से मंजिल नहीं मिलती, क्या करना पड़ता है उसके लिए दोस्तों, मेहनत करनी पड़ती है। और वही मेहनत दोस्तों आज हम कर रहे हैं। तो बस आपको क्या करना है, बस दोस्तों पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और इंजॉय करते हुए इस क्लास को देखना है और हर पॉइंटों को भी नोट करते रहना है। क्योंकि दोस्तों बस क्लास को देख लेने से और क्वेश्चनों का दर्शन कर लेने से कुछ नहीं होता, आपको दोस्तों मेहनत भी करना होगा। आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको मेहनत भी करना होगा, तब जाके दोस्तों मंजिल मिलती है। और वही मंजिल दोस्तों क्या है, आपका दोस्तों सपना है। उसी के लिए दोस्तों क्या हो रही है, दिन रात मेहनत हो रही है और लगातार मेहनत हो रही है। बस आपको इस क्लास को प्यार से देखना है और डटे रहना है दोस्तों इस पूरे क्लास तक। देखिएगा 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस किस प्रतिरोधी मान के बराबर होती है, वो होती है दोस्तों 100 किलो ओम। कितना दोस्तों, 100 किलो ओम। मेगा का मतलब क्या होता है, 10 की घात 6, जो किसके बराबर है दोस्तों, 100 किलो ओम के बराबर होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी करेक्ट आंसर है। इसी के साथ में देखिएगा अगला जो प्रश्न है कि 25 SWG तार का साइज mm में कितना होगा। आपको बताना होगा दोस्तों कि 25 स्टैंडर्ड वायर गेज का एक तार है, उसका साइज मिलीमीटर में कितना होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 7.01 mm। कितना दोस्तों, 7.0 mm। ये दोस्तों 25 SWG तार का mm में साइज होता है। इसके अलावा दोस्तों ये 3.25 mm किसका है दोस्तों, ये 10 SWG का है। किसका, 10 SWG का है। इसी के साथ में 8.2 किसका है दोस्तों, ये 0 दोस्तों SWG का है। कितना, 0 SWG। इसको याद कर लीजिए और नोटबुक में भी दोस्तों नोट कर लीजिए कि 0 SWG तार का मान कभी mm में 0 नहीं होता। कितना होता है दोस्तों, 8.2 mm होती है। और इसी के साथ में 0.19 mm किसका होता है दोस्तों, ये दोस्तों 36 SWG का होता है। किसका दोस्तों, ये 36 SWG का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि SWG का पूरा नाम क्या होता है तो लिखिएगा दोस्तों स्टैंडर्ड, क्या दोस्तों, स्टैंडर्ड वायर गेज। ये दोस्तों इसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज, जो क्या करता है दोस्तों, जो कि किसी भी दोस्तों तार को, किसी भी तार को mm में मापता है। इसका मापन किस में होता है दोस्तों, mm में इसका मापन होता है। मिलीमीटर में किसी तार के साइज को माप सकता है, यही होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। लेकिन आप ध्यान रखना ये दोस्तों अपने भारत देश का वायर गेज है। कौन सा, ये अपने भारत देश का वायर को मापने का दोस्तों एक क्या है, ये एक सिस्टम है, एक यंत्र है, जिसके प्रयोग से हम किसी भी वायर का क्या करते हैं, किसी भी वायर के दोस्तों आकार का पता लगाते हैं। तो चलिएगा इस क्लास का समापन होता है और समापन में दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है कि कल फिर से तैयार रहिएगा दोस्तों। सुबह 7 बजे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक शानदार सेशन, जिसमें एक दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने का कितना समय दिया जाएगा, ओनली 40 सेकेंड। कितना दोस्तों, मात्र केवल 40 सेकेंड दोस्तों एक क्वेश्चनों को सॉल्व करने का समय दिया जाएगा। जिसमें दोस्तों जिस क्लास में क्या लगी होगी, हर क्वेश्चन में टाइमर लगा होगा। 40 सेकेंड खत्म होने के बाद दोस्तों हम उसको खुद सॉल्व करेंगे और 40 सेकेंड में ही उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा करने से दोस्तों आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका दोस्तों जो
क्वेश्चन को सॉल्व करने का दोस्तों जो टाइम है, उस टाइम के अंदर ही आप किसी क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि एग्जाम में दोस्तों कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों को सॉल्व कर सके। तो चलिए दोस्तों, ये वो शानदार क्वेश्चन था। अब आप महसूस करते हुए बताइए कि दोस्तों ये क्लास कैसी लगी। जो दोस्तों इस क्लास में कंटेंट आपको उपलब्ध कराया गया, ये कंटेंट कैसा था, इस कंटेंट में कितना दम था, ये दोस्तों आपको क्या करना है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और कल सुबह फिर से वापस लौट कराना है। सुबह 7 बजे दोस्तों रोजाना आपको आना है और क्या करना है, हमें मिल करके दोस्तों कामयाबी को हासिल करना है। तो चलिएगा, आना मत भूलिएगा कल सुबह 7 बजे। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।